गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं एचईपी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन देखी थी, सेल का स्ट्रक्चर देखा था। सेल के स्ट्रक्चर के बाद हमने उसके फंक्शंस देखे थे और उसके पार्ट्स देखे थे कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन या फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी अलग अलग पार्ट हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ वाला, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारे पार्ट्स हमने वहाँ पे स्टडी किए थे। आज हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, या कहें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारी सेल में कुछ भी पार्टिकल अंदर पेनिट्रेट होगा या जाएगा, तो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो अंदर जा सकते हैं और कौन से पार्टिकल हैं वो अंदर नहीं जा सकते, ये चीज़ देखेंगे। और ये देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू पार्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट होता है। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। डेफिनेशन में देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इज एनी प्रोसेस इन विच movement of matter and ion or energy occurs from the one part of a system to another part of system. ओके, ट्रांसपोर्ट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मैटर का, किसी भी आयन का, या कहे एनर्जी का एक सिस्टम से, सिस्टम के एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है या मूवमेंट होता है। ठीक है, एक जगह से जब कुछ भी आयन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो यदि कोई भी आयन बॉडी के किसी भी एक पार्ट से, बॉडी नहीं, हम सेल की बात करेंगे, सेल के किसी भी पार्ट से एनर्जी या आयन एक जगह से जब दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्ट। Transport is any process in which movement of matter and ion or energy occurs from the one part of a system to another. ये डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ओके, जो ट्रांसपोर्ट होना है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी है, परमिएबिलिटी क्या होती है हम आगे बात करते हैं, मतलब वो कितना उसको परमिट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड रहता है कि कोई सा भी सब्सटेंस किस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, 1 2 3। 1 है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फर्स्ट है परमिएबल, इसका मतलब होता है इफ अ सब्सटेंस कैन क्रॉस अ मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी परमिएबल टू दैट सब्सटेंस। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस कैन क्रॉस अ मेम्ब्रेन, मतलब सब्सटेंस जो होता है परमिएबल में क्रॉस कर जाता है और वो सेल के अंदर चले जाता है, मतलब जो सेल है वो सब्सटेंस को पूरी तरीके से परमिट कर देती है अपने अंदर आने के लिए, तो उसको कहेंगे हम परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब मना कर रही है, इफ अ सब्सटेंस इज अनेबल to pass the membrane is impermeable to it, मतलब
सेल के मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती, तो उसको कहेंगे हम इम्परमिएबल। किन सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगी? जैसे कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, यदि वो सेल के अंदर आना चाहते हैं तो सेल वहाँ पर इम्परमिएबल हो जाएगी और उसे अंदर आने से रोक देगी, जिससे हमारा जो सेल है वो डैमेज नहीं होगा। अब सेल डैमेज नहीं होगा तो हमारी टिश्यू डैमेज नहीं होगी, टिश्यू डैमेज नहीं होगा तो हमारा ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, ऑर्गन डैमेज नहीं होगा तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बच जाएगा, और जैसे ऑर्गन सिस्टम बचा वैसे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेफ रहेगी और नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी। ओके, थर्ड है सेमी परमिएबल। ठीक है, व्हेन सम मॉलिक्यूल क्रॉस फ्रीली and some must be transported across, then the membrane is said to be semi permeable और selective permeable। मतलब जब मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो जाए, इसका मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ भी सब्सटेंस है, वो कुछ तो फ्रीली क्रॉस कर जाते हैं बट कुछ बीच में वो रुक जाते हैं, सेल बैरियर की तरह काम कर देती है, उसको कहते हैं हम सेमी परमिएबल। मतलब कुछ सब्सटेंस को वो आने देती है, कुछ सब्सटेंस को वो रोक देती है। ये किस कंडीशन में हो सकता है? हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि यदि कुछ एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ सब्सटेंस आ रहे हैं बट सेल को लग रहा है कि नहीं ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेल क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर ले लेती है और फिर सेल क्या हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है और उन बाकी के सब्सटेंस को वो रोक देती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एग्जाम्पल था, हमने इसके थ्रू इसे समझा कि सेमी परमिएबल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट परमिट्स सम सब्सटेंस टू पास मोर रेडली देन अदर्स। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, और केवल कुछ सब्सटेंस को ही वो पास होने के लिए परमिट करती है मोर देन अदर्स। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की क्या क्या जो परमिएबिलिटी होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके जो भी ट्रांसपोर्ट होंगे, उसमें जितना भी ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा सेल के अंदर, वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करके होगा। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म देखेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। यहाँ दो तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, पहला है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। ठीक है, अब साइड में आप देख पा रहे हैं एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने तीन तरीके से इसको बाइफरकेट कर दिया है। एक तो पैसिव है ही, एक एक्टिव है ही, उसके बाद जो अदर्स में आते हैं उसको हमने क्या कह दिया, बल्क मैकेनिज्म। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं सबसे पहला है पैसिव, जिसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ऑस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूजन। आप सब लोगों को पता है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस और व्हाट इज डिफ्यूजन, आप लोगों ने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी, इसलिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन को फिर से टू पार्ट में सब डिवाइड किया है, पहला है सिंपल एंड दूसरा है फैसिलिटेटेड। उसके बाद आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जो है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को तो कोई बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट सेकेंडरी को हमने टू टाइप्स में फिर से बाइफर्केट किया है। पहला है को ट्रांसपोर्ट और सेकेंड है काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो भी बचा कुचा था वो हमने बल्क में डाल दिया। बल्क में टू टाइप से डिवाइड किया है, फिल्ट्रेशन और वेसिकुलर। फिर वेसिकुलर को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको बोल दिया है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये सब क्या होते हैं, हम इसकी बाय वन बात करते जाएंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं a substance moves down its concentration or electrical gradient to cross the membrane using only its own kinetic energy। ठीक है, फिर से मैं बात कर रही हूँ, a substance move down
its concentration, sorry, move down, okay, not more down. A substance moves down its concentration or electrical gradient to cross the membrane using only its own kinetic energy. पैसिव ट्रांसफर प्रोसेस में क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो मूव डाउन जो होगा उसके कंसंट्रेशन से या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है, और उसकी खुद की ही काइनेटिक एनर्जी को यूज करके सब्सटेंस मूव होगा, ओके उसको बाहर से किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद की ही एनर्जी लगा के इधर से उधर मूव होगा, ओके। सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने यहाँ बात करी ऑन इट्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो सब्सटेंस है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ही यूज कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इंट्रिंसिक टू द पार्टिकल्स दैट आर मूविंग, देयर इज नो इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज इंट्रिंसिक टू द पार्टिकल दैट आर मूविंग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक प्रकार से खुद की ही एनर्जी है। इंट्रिंसिक जो अंदर से आती है एनर्जी, खुद के सब्सटेंस के अंदर की एनर्जी है जो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने का काम करती है। देयर इज नो इनपुट एनर्जी फ्रॉम द सेल, मतलब सेल के द्वारा उसको कोई भी उस सब्सटेंस को एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। Passive transport process is a means of moving biochemicals and other atomic or molecular substances across membrane without involvement of chemical energy, ठीक है। Passive transport is a means of moving biochemical and other atomic or molecular substances across membrane without involvement of chemical energy. Passive transport एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बायोकेमिकल प्रोडक्ट एंड अदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मेम्ब्रेन में क्रॉस करते हैं बिना केमिकल एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये प्रोसेस होती है, ठीक है। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। पहली है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड है ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो हम पहले बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन के पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, ओके। वैसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन of that substance of an area with lower concentration of the substances, ठीक है। I repeat the definition. Diffusion is the net movement of material, ठीक है, from an area of high concentration of the substances to an area with lower concentration of the substances। मतलब कि ऐसा मूवमेंट, किसी भी मटेरियल का ऐसा मूवमेंट जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपने एक अगरबत्ती को जलाया, तो अगरबत्ती का जो धुआं था वो हायर कंसंट्रेशन है, मतलब जब आपने अगरबत्ती जलाई तो वहाँ पे उस धुएं का हायर कंसंट्रेशन था और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, मतलब वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। आप लोग मुझे और अच्छे से एग्जांपल देके प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने डिफ्यूजन में क्या क्या पढ़ा है। Simple diffusion is a passive process in which substance move freely through the lipid bilayer of the plasma membrane of cells without the help of transport protein, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो एक प्रकार से पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस फ्रीली मूव करता है थ्रू लिपिड बाइलेयर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का
जो लिपिड बायलेयर है उसके थ्रू फ्रीली मूव कर देता है। उसके बाद उसे किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आएगा सब्सटेंस के पास और उसे लेके मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करवाएगा। नहीं, वो अपने आप फ्रीली बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प के जो हमारा सब्सटेंस है वो मूव कर सकता है। इट्स कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द लिपिड बायलेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब जो भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। आप लोगों ने इसको भी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको मूव करने के लिए लिपिड बायलेयर जो होता है वो उसके द्वारा ये अपने आप पेनिट्रेट हो जाते हैं, सेल वॉल को क्रॉस कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, कौन से? नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक नेचर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से लिपिड बायलेयर के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, such molecules include oxygen, carbon dioxide and nitrogen gases, fatty acids, steroids and fat soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K। ठीक है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कौन कौन से? जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, हमारे फैटी एसिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये क्या करेंगे? आसानी से थ्रू लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ओके, molecules such as water, urea and small alcohols pass through the lipid bilayer by simple diffusion। ठीक है, अब जैसे वाटर हो गया, यूरिया हो गया, स्मॉल अल्कोहल जो है कम क्वांटिटी का जो अल्कोहल है वो भी आसानी से लिपिड बायलेयर से थ्रू सिंपल डिफ्यूजन वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है, वाटर कैन क्रॉस बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। और जो वाटर है वो कैसे क्रॉस हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन में? क्योंकि उसके पास जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल साइज में है। ओके, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बायलेयर इज इम्पॉर्टेंट इन द gaseous exchange in the alveoles, breathing, absorption of nutrients and excretion of some waste। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बायलेयर। ठीक है, जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू लिपिड बायलेयर के द्वारा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल डिफ्यूजन एक तो गैस एक्सचेंज करने में एल्वियोल से, ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग करने में इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने में हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, और एक्सक्रीशन ऑफ सम वेस्ट मतलब जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यूरिन की बात कर ले, फिशेस की बात कर ले, ठीक है, स्वेट की बात कर ले, तो ये जितने भी एक्सक्रीशन बॉडी से जो वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है ये किसके द्वारा होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ओके, तो ये तो बात करी हमने सिंपल डिफ्यूजन की। अब सेकेंड है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, solutes that are too polar or high charged to move through the lipid bilayer by simple diffusion can cross the plasma membrane by a passive process called facilitated diffusion। ठीक है, I repeat, solutes that are too polar or high charged। ठीक है, यहाँ पे जिसके पास बहुत ज़्यादा पोलर है, जो हाई पोलर है, ठीक है, हाईली चार्ज सब्सटेंसेस है, वो क्या करेंगे? लिपिड बायलेयर के द्वारा पैसिव प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, उसको कहेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दिस प्रोसेस an integral membrane protein assists a specific substance across the membrane। In this process, an integral membrane protein assists a specific substance across the membrane। मतलब क्या होगा?
इस प्रोसेस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो सब्सटेंस को क्या करेगा, असिस्ट करेगा उसको काय के लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत है। ऊपर हमको स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, सिंपल डिफ्यूजन में आराम से क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं हो रही थी, आराम से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो हमारा सब्सटेंस था वो फ्रीली वहाँ से मूव कर पा रहा था। बट यहाँ पे हमको मूव करवाने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हमने कहा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस को सेल को क्रॉस करवाने के लिए। द इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी आइदर अ मेम्ब्रेन चैनल और अ कैरियर। ठीक है, द इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी आइदर अ मेम्ब्रेन चैनल और अ कैरियर। जो इंटीग्रल प्रोटीन है या तो फिर वो मेम्ब्रेन चैनल हो सकता है या फिर एक प्रकार से कैरियर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो भी होगा वो टू टाइप से होगा, एक होगा चैनल मेडिएटेड और दूसरा होगा कैरियर मेडिएटेड। तो हम पहले बात करते हैं चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। A solute moves down its concentration gradient across the lipid bilayer through a membrane channel. Example, transport of potassium ion, K plus मतलब potassium ion, ठीक है, through a gated potassium channel, ion channel। ठीक है, चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर क्या होगा, एक चैनल बना होगा। ठीक है, चैनल का डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी डायग्राम। ठीक है, उसमें एक चैनल होगा, उसमें क्या होगा, जो भी सॉल्यूट होगा वो मूव करेगा अपने ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा और लिपिड बाइलेयर से वो मूव कर जाएगा। ठीक है, थ्रू चैनल। उसके बाद एग्जाम्पल हम देखेंगे कि पोटेशियम आयन जो है वो पोटेशियम चैनल के द्वारा, जो आयन चैनल है उसके द्वारा वो वहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अ कैरियर ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, कैरियर को हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्टर भी बोला। ठीक है, अ कैरियर मूव्स अ सॉल्यूट डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the plasma membrane. Substance that moves across the plasma membrane by carrier mediated facilitated diffusion include glucose, fructose, galactose and some vitamins. Carrier mediated facilitated diffusion में क्या हो रहा है, एक प्रकार से कैरियर है वो हमारे सॉल्यूट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है थ्रू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, उसका खुद का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो मूव करवा रहा है। ठीक है, सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड विटामिन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, कि जो कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन में उसमें ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो तीन टाइप से होगा, हम यहाँ देख पा रहे डायग्राम में। एक होगा यूनिपोर्ट, मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल ऑल चैनल प्रोटीन। ठीक है, यूनिपोर्ट में क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो भी मूवमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का एक ही डायरेक्शन में मूव करना, इट्स कॉल्ड यूनिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं येलो कलर में, यदि आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल इज सिंगल मॉलिक्यूल, और वो एक वन डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। आप देख पा रहे हैं एरो के द्वारा, इसको कहेंगे हम यूनिपोर्ट। एग्जाम्पल होता है ऑल चैनल प्रोटीन, जितने भी चैनल प्रोटीन होते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, सेकेंड है सिम्पोर्ट, movement of two molecules in the same direction. Example सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन। यूनिपोर्ट में क्या हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल था और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। अब सिम्पोर्ट में क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल है, दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ए और बी। एग्जाम्पल हमने बात की सोडियम या फिर ग्लूकोज सिम्पोर्टर।
थर्ड है एंटीपोड, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी आप केवल सुन लें कि सोडियम और पोटेशियम एक पंप होता है। एंटीपोड में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यदि ए अंदर जा रहा है तो बी बाहर जा रहा है, बट बी अंदर आएगा तो ए बाहर चले जाएगा, मतलब ये दोनों अपोज डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यूनिपोर्टर में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है और वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वन डायरेक्शन में काम कर रहा है। सिम्पोर्टर में दो मॉलिक्यूल है और दोनों मॉलिक्यूल ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट एंटीपोर्टर में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल तो दो हैं पर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यदि ए अंदर आ रहा है तो बी बाहर जा रहा है, बी अंदर आ रहा है तो ए बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आएंगे हमारे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर। थर्ड है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। वैसे मैंने आपको कहा है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देती हूँ। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर इन लिविंग सेल। ओके, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और अदर सॉल्वेंट थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है अदर सॉल्वेंट के अंदर, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी, सेमी परमिएबल वाली, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में इतना सा डिफरेंस है कि डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, और ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड to be the pressure required to maintain equilibrium with no net movement of solvent. ठीक है, I repeat, osmotic pressure is defined to be the pressure required to maintain equilibrium with no net movement of solvent। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक रिक्वायर्ड प्रेशर है जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है विथ नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट के मूवमेंट को किए बिना वहाँ के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्या प्रेशर का क्या काम है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड ऑस्मोसिस। ये जो प्रेशर है वो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम यह बात करें, एक हमारी टर्म आ रही है ऑस्मोसिस में, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी क्या होती है, द टॉनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन सेल वॉल्यूम of the concentration of non-penetrating solutes in the solution surrounding the cell। ठीक है, I repeat, the tonicity of a solution refers to the effect on cell volume, ठीक है, of the concentration of non-penetrating solutes in the solution surrounding the cell। ठीक है, सेल के अंदर मतलब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी जो भी मॉलिक्यूल है उसकी जो सेल है, सेल के वॉल्यूम का कंसंट्रेशन जो है नॉन पेनिट्रेटिंग है उसको हम कहेंगे टॉनिसिटी। तीन टाइप की होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड आल्सो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं,
जिसके अंदर हमारे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी इक्वल अमाउंट में होता है, ठीक है। मतलब उसका कंसंट्रेशन भी इक्वल, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल, इसको कहा हमने आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको क्या कहा हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विथ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिस सॉल्यूशन के अंदर जिस भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत लो है उसको क्या कहा हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यह देख पा रहे हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे हो रही है और यहाँ पे टॉनिक सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं हम ये भी देख रहे हैं। ऑस्मोसिस की बात करें तो सेमी परमिएबल, दो हमारे पास बीकर है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आपको दिखाई दे रही है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मोशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, सेमी परमिएबल के द्वारा आप देख पा रहे हैं ऑस्मोसिस हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। अब टॉनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, नॉर्मल आरबीसीज हमारे सॉल्यूशन में रखी हुई है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन भी इक्वल है और वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसका भी कंसंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है ना, जो आरबीसीज है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में, उसका शेप भी नॉर्मल है। बट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, आरबीसीज अंडरगोज हीमोलिसिस। हीमोलाइसिस क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन था, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट था उसका कंसंट्रेशन हाई था, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसीज थी उसका वहाँ पे क्या हुआ, हीमोलाइसिस हुआ, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आरबीसीज अंडरगोज क्रीनेशन। क्रीनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट्स है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, जिसकी वजह से आरबीसीज का क्या हो रहा है, क्रीनेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की जो भी हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पेसिव ट्रांसपोर्ट है, पेसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने तीन तरीके से जो उसके टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है इसकी बात करी, सेल क्या होती है इसकी बात करी। अब आने वाले लेक्चर में हम एक्टिव डिफ्यूजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू।